समाप्त होता है। 8वां अध्याय हम देखेंगे। 8वां अध्याय पे हम देखेंगे कि 8वां अध्याय में हम क्या देखेंगे कि मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए टोरिड जोन जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय जिसे हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, जिसे हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और साउथ टेम्परेट जोन यानी दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, यानी यहाँ पर जो तापमान होता है वो मध्यम आकार का होता है, मध्यम प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बाद फ्रिजिड जोन होता है, साउथ फ्रिजिड जोन एंड नॉर्थ फ्रिजिड जोन। इसके बारे में यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन आपको पता होगा कि अमेजन जो सबसे चौड़ी नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में स्थित है। आपको पता होगा कि बेसिन क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये नदी है, एक मान लीजिए ये अमेजन नदी हो गई। अब यहाँ से इसकी जो अन्य नदियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, इससे आकर यहाँ पे जुड़ जाती हैं। अब इन नदियों के भी कई सहायक नदी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सीमित क्षेत्र हो गया। तो जहाँ पर नदियाँ उसकी सहायक नदी आपस में मिलती है उसके आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं, नदी बेसिन कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये अमेजन हो गया, तो अमेजन से कई प्रकार की ये नदियाँ जुड़ गई, तो क्या हुआ, ये अमेजन बेसिन हो गई। मान लीजिए यहाँ पे गंगा या ब्रह्मपुत्र होती तो ये क्या हो जाती, गंगा बेसिन हो जाती। ठीक है, तो ये आसपास का क्षेत्र इसके। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखते हैं इसके बारे में कि अमेजन बेसिन में जीवन किस प्रकार से होता है। लाइफ इन द अमेजन बेसिन के बारे में हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित है। जो अमेजन बेसिन है ये कहाँ पे स्थित है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित है। द ट्रॉपिकल रीजन्स लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य का भाग भूमध्य रेखी प्रदेश कहलाता है। ठीक है, भूमध्य रेखी प्रदेश किसे कहते हैं, मान लीजिए ये हमारा टॉपिक ये क्या है, हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, या फिर इसे प्रधान मध्यमान रेखा कहते हैं, या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे अनेक नामों से प्रदर्शित करते हैं। इसे ये हमारा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा। ये 66.5 टर्म्स पे क्या होगा जाए हमारा आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक रेखा, और ये अंटार्कटिक रेखा। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे की तरफ, ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम भूमध्य रेखी प्रदेश कहते हैं। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखी प्रदेश कहते हैं। आपको भूलना नहीं है, पूरे सिलेबस में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बताया गया कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखी प्रदेश कहते हैं। द सेंटर ऑफ द इक्वेटर इज 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। अमेजन नदी किस प्रदेश से होकर बहती है, यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। देखिए अमेजन नदी जो है वो फ्रॉम विच रीजन्स डज द अमेजन रिवर फ्लो थ्रू द माउंटेन इन द वेस्ट एंड द रीच द डार्क ओशियंस इन द ईस्ट। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो अमेजन नदी है वो पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। पर्वतों से निकलकर जो है ये पूर्व में या पूर्व साइड में अंध महासागर में गिरती है। ठीक है, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। जैसा कि अभी तक हम आपको समझाया थे कि मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द अमेजन बेसिन इन द अमेजन रिवर, मतलब कि अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर आपस में अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यदि यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों और बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। द रिवर बेसिन इज ड्रेन्ड बाय पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू एंड बोलिविया, इक्वाडोर एंड कोलंबिया एंड वेनेजुएला। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक एक यहाँ पे थोड़ी छोटी चीज़ें जो समझने का प्रयास करते हैं कि अमेजन बेसिन में जीवन क्या होता है। देखिए उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित है, ये चीज़ हम जानते हैं। अब देखिए भूमध्य रेखा क्या होता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या होते हैं कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। दूसरी बात हमने देखी थी। और तीसरी बात हमने क्या समझने का प्रयास किया था कि तीसरी बात क्या थी कि अमेजन नदी किस प्रदेश से होकर बहती है, या पश्चिम में जो है पर्वतों से निकलकर, पश्चिम में जो है पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। चौथी बात हमने क्या बात कही थी कि अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। और बात किया जाए कि अमेजन नदी कौन कौन से, जो अमेजन का जो बेसिन है ये कौन कौन से क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ठीक है,
तो जो नदी बेसिन है ये ब्राज़ील के कुछ भागों तक, पेरू के कुछ भाग और बोलिविया और इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग को अपवाहित होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अमेजन बेसिन जो ये ग्रीन ग्रीन है ये इसका प्रवाहित क्षेत्र है जहाँ पे ये चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्राज़ील है, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ठीक है। इस तमाम प्रकार के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब स्पेन के अन्वेषक ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासी ने उस पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ गया। तो ये एक नॉर्मल सा फैक्ट था। तो यहाँ पे अमेजन नदी इसका नाम क्यों पड़ा उसको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अब देखिए ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, सहायक नदियाँ क्या होती है। आपने पता होगा कि एक मुख्य नदी है, जब उससे छोटी छोटी नदियाँ जब आपस में आके मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। और यही मुख्य नदी और सहायक नदी के जो आसपास वाला क्षेत्र होता है जिसको ये प्रभावित करती है उसे हम क्या कहते हैं, नदी बेसिन कहते हैं। ये ठीक है, ये चीज़ आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। ट्रिब्यूटरीज दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर अलॉन्ग विथ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड ड्रेन एंड एरिया फॉर्म अ रिवर बेसिन्स और द कैचमेंट्स एरिया। द अमेजन बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। मतलब कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं कि यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अमेजन बेसिन है ये विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी बेसिन है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि ये छोटी नदियां होती हैं, जो सहायक नदियां क्या होती हैं कि ये छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं, जैसा कि हमने देखा था। और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र का पानी को बहाकर लेके जाती है उसको उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि अमेजन बेसिन में जीवन जलवायु को देखने का प्रयास करते हैं। लाइफ इन द अमेजन बेसिन, क्लाइमेट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो अमेजन बेसिन बेसिकली ये भूमध्य रेखा के आसपास भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री, ठीक है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और यह पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। द अमेजन बेसिन इज स्प्रेड अराउंड द इक्वेटर एंड हैज़ अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे बात क्या की गई है कि अमेजन बेसिन जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और यह पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म एवं नम जलवायु रहती है, ठीक है। ये चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए। अगला बात क्या किया गया है कि यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है एवं शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। द वेदर हियर इज ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड बोथ डे एंड नाइट एंड द बॉडी फील्स स्टिकी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो मौसम होता है दिन रात एवं क्या होता है लगभग समान रूप से होता है और गर्म एवं आर्द्र होता है यहाँ के मौसम और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, ठीक है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और यह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के दिन के तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। दिस स्टेट रिवर ऑलमोस्ट डेली रेनफॉल एंड टू विदाउट एनी प्रायर वार्निंग द डे टाइम टेम्परेचर इज हाई एंड ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस एट नाइट बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स द सेम। एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर बिना किसी चेतावनी के यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के कारण यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ठीक है, आर्द्रता क्या होती है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी क्या होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि संघनन क्या होता है, तो इसको हमने क्लास 6 में पढ़ चुका है तो उसको हम यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इस देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली कि अमेजन बेसिन जो होती है वो भूमध्य रेखा, हमने पढ़ा कि ना कि जो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री और 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री नीचे की तरफ जो क्षेत्र होता है उसे भूमध्य रेखी प्रदेश कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रदेश में अमेजन बेसिन बहती है। अमेजन नदी जो होती है ये इसी प्रदेश में बहती है। अब पहली बात इसके बारे में हमने जलवायु और जीवन के बारे में हमने क्या देखा कि अमेजन बेसिन जो होती है वो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पे पूरे वर्ष क्या होती है गर्म एवं नम जलवायु रहती है, ठीक है। चिपचिपाहट वाला भरा वाला मौसम होता है।
यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान होते हैं, समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होते हैं और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। तीसरी बात हमने क्या देखी कि यहाँ पर हर दिन प्रतिदिन वर्षा होती रहती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी की। और चौथी बात हमने क्या देखी कि यहाँ पर रात का समय तो हालांकि जो है डिक्रीज हो जाता है, यानी टेम्परेचर रात के समय का जो है वो कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले पॉइंट देखते हैं, किन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू द एक्सेसिव रेनफॉल इन दीज रीजन्स डेंस फॉरेस्ट ग्रो ऑन दी लैंड हियर। क्या बताया गया है कि इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि जो होती है सघन वन उग जाते हैं। ठीक है। अगला बात क्या है कि वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों एवं शाखाओं से छत सी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट लीव्स ब्रांचेस फ्रॉम ए रूफ, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। ड्यू टू द विच सनलाइट डज नॉट रीच द सरफेस, यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। द लैंड हर हियर रिमेन्स लाइट फ्री एंड मॉइस्ट, यहाँ केवल वही वनस्पति बन सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। ओनली वेजिटेशन दैट कैन ग्रो इन शेड कैन ग्रो हियर, परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलैड पैदा होते हैं। ठीक है, एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन भी बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नदी है तो नदी का जो पानी है वो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन के कारण संघनन होगा, संघनन के कारण वर्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा के कारण यहाँ की जो भूमि है वो हमेशा नमी युक्त होती है, पहली बात। दूसरा हमने क्या देखा कि जब नमी रहेगी तो यहाँ पर जो वन होंगे वो क्योंकि इसकी इतने जो पेड़ यहाँ पे जो वनस्पति यहाँ पे पैदा होती है वो बहुत ही घनी पैदा होती है। ठीक है, वो इतना घनी पैदा होती है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो ज़मीन तक यानी सरफेस तक पहुँच ही नहीं पाता। अब यहाँ पे ये भी बात बताई गई है कि यहाँ पर वही केवल वनस्पति उग सकती है जो कि छाया में बढ़ने की जिनकी क्षमता होती है। ठीक है, अगली बात यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ की भूमि जो होती है नम बनी रहती है, और यहाँ पे बताया गया कि आर्किड एवं ब्रोमीलैड यहाँ पे नामक जो है वनस्पति यहाँ पर पैदा होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर लेते हैं कि इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि सघन वन उग जाते हैं। दूसरा कि ये इतने सघन होते हैं कि पत्तियों एवं शाखाओं में छत सी बन जाती है। ठीक है, पत्तियां एवं शाखा मतलब इस प्रकार से जो है स्लाइड्स। ठीक है, इस प्रकार से ये पेड़ हो गया और ये इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पे जब सन की रेस पड़ेंगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इतनी सघन होती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वनस्पति वही पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है, और परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पे आर्किड एवं ब्रोमीलैड पैदा होते हैं। ठीक है, ये चीज़ अभी तक हमने पढ़ लिया। अमेजन बेसिन में वर्षा वन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वर्षा वन क्या होता है? लाइफ इन द अमेजन बेसिन द रेन फॉरेस्ट। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। द रेन फॉरेस्ट इज रिच ऑफ फौना, यहाँ पे फ्लोरा एवं फौना बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे फौना होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठीक है प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं। टिकन्स, हमिंग बर्ड्स, कलरफुल प्लमेज एज बर्ड एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स फॉर फूड विच आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स फाउंड इन इंडिया। ठीक है, क्या क्या चीज़ें देखी है कि टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो होते हैं यहाँ पे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, जो भारत से भिन्न होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर पाए जाने वाले प्राणियों में बंदर और स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एमंग द creatures found of here are monkeys, sloths and ant-eating tapirs। ठीक है, सांप एवं सरीसृप के विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। वेरियस स्पीसीज ऑफ स्नेक्स एंड रेप्टाइल्स आर आल्सो फाइंड इन दिस फॉरेस्ट। मगर, सांप, अजगर एवं एनाकोंडा एवं बोवा कुछ ऐसी ही प्रजातियां यहाँ पर भी पाई जाती है। हाउएवर स्नेक्स, पाइथन्स एंड एनाकोंडा एंड बोआ आर सम सच स्पेसीज आर फाउंड हियर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा है कि जो यहाँ पे जो फ्लोरा एवं फौना होते हैं, जो प्राणी जात होते हैं यहाँ पे प्रचुर मात्रा उनकी होती है। जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिकता में पाए जाते हैं। दूसरी बात हमने क्या देखी कि टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले जो पक्षी होते हैं जो कि भारत में पाए जाने वाले पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात हमने क्या देखी कि यहाँ पर पाए जाने वाले प्राणियों में बंदर,
स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्राणी जातियाँ यहाँ पर इस वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर एवं मेनाकोंडा एवं बोवा कुछ ऐसी प्रजाति है जो यहाँ पर पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। इन एडिशन थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आल्सो लिव इन दिस बेसिन्स। मांस खाने वाली पीर या मत्स्य आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इस पे मूवी भी बनी होगी, ठीक है, इस पे मूवी भी बनी है, हॉलीवुड में भी बनी है, ठीक है। तो मांस खाने वाली जो पीर या मत्स्य जो मछली होती है, यहाँ की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती है। वेरियस स्पेसीज ऑफ फिश इंक्लूडिंग द मीट ईटिंग पिरानिया, माफ़ कीजिएगा, पिरानिया फिशेसरी आर आल्सो फाउंड इन दिस अमेजन रिवर, ठीक है। इस प्रकार के जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। दस दिस ग्राम्स फ्लोर इज एक्सेप्शनली रिच इन द टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े इस बेसिन में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो पिनियारा यानी पिराया जो मछली होती है यहाँ पर जो कि मांस खाती है, यहाँ पर अमेजन बेसिन में पाई जाती है। साथ ही साथ में यहाँ पर जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा कि ब्रोमीलैड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि जो मेढक होते हैं, ठीक है, वो मेढक क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की पत्तियों पर आप कई बार अगर नोटिस किए होंगे, तो आपके गांव में अगर आप नोटिस किए होंगे तो पत्तियों पर जो है ये अंडा देते हैं। तो ये ब्रोमीलैड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जिसके पत्तियों पर जो है ये मेढक जो होते हैं वो अपना अंडा देते हैं। अगला देखते हैं कि इस क्षेत्र में महिलाएं फसलों पर ध्यान रखती हैं, ठीक है। जो फसल जो यहाँ पे इसके आसपास अमेजन बेसिन के पास में जो फसल या कृषि होती है, यहाँ पर महिलाओं की भूमिका सबसे सर्वाधिक होती है। द वुमेन्स ऑफ दिस रीजन्स टेक केयर ऑफ द क्रॉप। ऐसे में महिलाओं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों में अपने परिवार का भरण पोषण करती है। इन सच सिचुएशंस वुमेन्स फीड देयर फैमिलीज विद देयर ग्रोन वेजिटेबल्स, ठीक है। वह कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। ही यूज्ड शेयरिंग एंड कम्बशंस फार्मिंग मेथड्स। देखिए शेयरिंग एंड कम्बशंस मेथड क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घना वन है, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा घना वन है, तो इसको क्या करेंगे कृषि लोग क्या करेंगे, किसान लोग क्या करेंगे, महिलाएं क्या करेंगे, इसको काटेंगी, इसको क्या करेंगे काट देंगी। इसके बाद ये जो पेड़ पौधे होंगे इस ज़मीन पर धंस जाएंगे, इसको हम जला देंगे। फिर क्या होगा कि ये जो ज़मीन है यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ पर कुछ साल कृषि करेंगे, कृषि करने के बाद ये फिर जो है ये बंजर ज़मीन बन जाएगी, ठीक है। ये फिर बंजर बन जाने के कारण हम अगले क्षेत्र पर हम प्रहार करेंगे, ठीक है, इसके आगे वाला क्षेत्र को, ठीक है, उसको काटेंगे, फिर वहाँ पर जला देंगे, फिर ये भी उपजाऊ बन जाएगी, फिर इसको क्या करेंगे कुछ साल खेती करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये प्रोसेस क्या होता है होता रहता है। कर्तन एवं दहन इसी को कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। हालांकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट के विरुद्ध होता है, जो कि आप अगर बार बार इस तरह से अगर आप पेड़ों को काटते हैं जलाते हैं तो ये इन्वायरमेंट के विरुद्ध होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लेकिन हालांकि ये चीज़ें यहाँ पे करी जाती हैं, तो ये चीज़ें बताई गई है कि यहाँ पे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनका मुख्य आहार जो होता है वो मेनियोग एवं जिसे कसावा भी कहते हैं, जो आहार होता है मेनियोग जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है, ठीक है। जो कसावा होता है जिसे मेनियोग कहते हैं, इनका प्रमुख आहार है जो आलू की तरह होता है और जमीन के अंदर पैदा होता है। देयर मेन फूड इज द मेनियोग विच इज आल्सो कॉल्ड अ कसावा एंड इट ग्रो इन द ग्राउंड लाइक पोटैटो। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। वाइल सम पीपल्स लिव इन हाउस लाइक ए बिग अपार्टमेंट कॉल्ड मलोका विच हैव स्टीप स्लोप, ठीक है। क्यों स्टीप स्लोप होते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है इस प्रकार के जो है स्टीप स्लोप मतलब इस प्रकार के तीव्र ढाल वाले जो है यहाँ पे घरों का निर्माण होता है, ठीक है। अगली बात क्या है कि विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटीज रेन फॉरेस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और स्लोली बीइंग डिस्ट्रॉयड, इट इज द एस्टिमेट that a large part of the Amazon basin's rain forest is disappearing every year, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि जो कर्तन एवं दहन स्थिति के जो यहाँ पे कर्तन एवं दहन कृषि की जाती है इसके कारण भी कई कारण जो है यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है, जो यहाँ पे विकास का जो स्तर जितना बढ़ता जा रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इन्वायरमेंट के विरुद्ध हो रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट को यहाँ पे काट कर जो है मानव रहने वाली बस्तियाँ बसाई जा रही है। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि हर वर्ष जो है यहाँ पे वनस्पतियाँ लुप्त होती चली जा रही है।
तो अभी तक हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो महिलाएं जो होती है वो फसल का ध्यान रखती हैं, यहाँ पे साग सब्जियाँ उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वह कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और आहार, यहाँ का जो मुख्य आहार बताया जाए कि यहाँ पे मेनियोक, जिसे हम कसावा भी कहते हैं, जो आलू की तरह दिखता है और जमीन के अंदर उगता है, यहाँ का मुख्य फसल है। और कुछ लोग मलोका कहा जाता है, जो यहाँ पर प्रजातियाँ रह जाती है वो यहाँ पर मलोका कहा जाता है, ठीक है। अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, तीव्र ढलान वाले, ठीक है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन जैसे धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक वर्ष जो है अमेजन बेसिन में वर्षावन की वर्षण वन जो है यहाँ पे काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो हमने देखी है। वर्षा, एक बार यहाँ पे कर्तन एवं दहन के बारे में देख लेते हैं कि पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, ठीक है। फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं तथा साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा हो जाती है। जमीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग में मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है और इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल के उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर साफ किया जाता है और इस बीच पुराने खेत को छोटे छोटे वृक्ष पर उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो कि हमने समझने का प्रयास किया है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन किस प्रकार से होता है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। यह बेसिन उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। और तथा दिस बेसिन इज लोकेटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन द सब ट्रॉपिकल एंड घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोशी जैसी गंगा सहायक नदियाँ की एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानी पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है और यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। देखिए, समझने का प्रयास करते हैं एक बार कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में हमें बताया गया है कि जो अब बेसिन के बारे में हमने समझ लिया है कि एक सहायक नदी होती है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज नदी यानी एक मुख्य नदी और इसकी सहायक जो नदियां होती है उसके आसपास वाला क्षेत्र ही मिलकर बेसिन का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र है उसकी सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी है कि यह बेसिन उत्तर में 10 डिग्री, मान लीजिए ये हमारा विषुवत हो गया जिसे हम 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, ये हमारा कर्क रेखा हो गया। तो यहाँ पे बताया गया कि ये 10 डिग्री उत्तर से लेके, यहाँ पे मान लीजिए 10 डिग्री यहाँ से लेके और 30 डिग्री 23.5 अंश यहाँ पे है, ठीक है। ये 23.5 अंश है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 7 डिग्री ऊपर 30 वाला क्षेत्र, यानी ये क्षेत्र और ये इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके बीच का ये जो वाला क्षेत्र है, ठीक है, यही जो क्षेत्र है ये जो है उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है यही स्थान पर स्थित है। तीसरी बात हमने क्या देखा कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोशी जैसे गंगा की जो सहायक नदियां हैं एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं, ठीक है। ये इस क्षेत्र में जो होती है वो घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एवं कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। चौथी बात हमने देखी कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है, ठीक है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र की जो मैदान पर्वत होते हैं, ठीक है, और हिमालय के गिरिपाद जो होता है, सुंदरबन का जो डेल्टा निर्माण करती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिन की प्रमुखता है, विशेषता है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती है। आपको पता होगा कि जो नदियाँ जब होती है, जब पहाड़ों से अवक्षेप लेकर नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, तो जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो वो शंक्वाकार इस प्रकार से जो है वो चलती जाती है। तो कुछ सालों बाद क्या होता है कि वाला पार्ट जो चाप झील के रूप में जो होता है ये अलग हो जाता है और ये नदियों का जो मार्ग होता है वो सीधा हो जाता है। तो जो ये चाप होता है ये यहाँ पर चाप झील का निर्माण भी करती है, ठीक है। यहाँ की जलवायु जो होती है वो मानसूनी होती है और मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में वहाँ पे वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे गर्मी और शीत ऋतु में यहाँ पर ठंड होती है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि हमने यहाँ पर पढ़ ली है। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको आई थिंक ये थोड़ा सा कंफर्म हो जाना चाहिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल एवं गंडक जैसे
कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की मैदानी पर्वत एवं हिमालय की गिरिपाद एवं सुंदरबन का डेल्टा इस बेसिन की प्रमुख विशेषता है। और मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है और मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच यहाँ पे वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे गर्मी और शीत ऋतु में यहाँ पे ठंड होती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि मेनी आर्क लेक्स आर फाउंड इन द प्लेन्स। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है। द क्लाइमेट्स आर हियरली मेनली मानसून होती है। ठीक है, मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच यहाँ पे वर्षा होती है। वही चीज़ें रिपीट करके है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, जो बेसिन है, वो यहाँ पर इस प्रकार से जो है फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी एक मुख्य गंगा है। ठीक है, प्रयागराज में आके मिल जाती है। प्रयाग में आने के बाद क्या होता है, गंगा यमुना का संगम होता है। इसके बाद रामगंगा, इस प्रकार अनेक प्रकार के यहाँ पे जो नदियाँ देखिए, यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज जो है यहाँ पे मिल जाती हैं। उसको हम समझने का प्रयास करेंगे अगली क्लास के जो अगली कक्षा है, उसमें हम विशेष तौर पर एक एक करके यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जीवन कैसे होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में यहाँ पे समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ हैं। बेसिन्स रीजन्स हैव अ वेराइटी ऑफ टोपोग्राफी। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। देखिए, इन्वायरमेंट प्लेज अ मेजर रोल्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ की जो जनसंख्या वितरण, मतलब मान लीजिए, देखिए जनसंख्या डेंसिटी के बारे में बात किया जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में उससे कम डेंसिटी है। इसके बाद क्या होता है कि हिमालय रेंज में अगर हम उस तरफ चले जाते हैं तो क्या होता है, बहुत कम डेंसिटी हो जाती है। तो क्या होता है, जब जहाँ पर मानव को जलवायु जिस हिसाब से जितनी अच्छी जलवायु मिलेगी, वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व होगा, जो जनसंख्या वृद्धि होगी, वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो उसी के बारे में बताया गया कि जो पर्यावरण होता है वो जनसंख्या के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बसने के लिए प्रतिकूल है। ठीक है, अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो तीव्र ढाल वाले यहाँ पे पर्वत क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर 24 महीना क्या होती है, वहाँ पे बर्फ, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे ठंडी का मौसम होता है, तो रहने के प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता। इस वजह से वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वहाँ पे बहुत कम ही रहता है। अतः गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के बेसिन में पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। ठीक है, द माउंटेनियस रीजन्स विद द स्टीप ग्रेडियंट इज अनफेवरेबल फॉर settling, so less people live in the mountainous regions in the gram floor of गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र उपयुक्त होता है। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मानव जो जनसंख्या होती है वो अधिक निवास करती है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, प्लेन एरियाज आर डिप्यूटी कमिश्नर्स फॉर ह्यूमन माइग्रेशन, सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाईएस्ट हियर। प्रमुख फसलें अगर बात किया जाए तो धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा एवं गन्ना, जूट जो है यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। मेजर क्रॉप्स ऑफ पैडी, वीट, मेज, ज्वार, ग्राम्स, मिलेट्स एंड शुगर केन, जूट, ये सेक्टर जो फसलें यहाँ पर होती है, इसके जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कौन कौन सी? धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना एवं जूट। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान यहाँ पे प्रमुख रूप से यहाँ पे उगाए जाते हैं। टी प्लांटेशंस इन वेस्ट बंगाल एंड असम। मंद ढाल वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों में वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। वेदिका क्या होती है? बेसिकली देखिए, मान लीजिए ये क्या हो गया, पहाड़ क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या होगा हमारा कि यहाँ पर जो है कृषि की जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है चाय, कहवा, इस प्रकार के जो यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए बारिश होगी तो यहाँ पे पानी तो रुकेगा नहीं, तो क्या होगा, जब पानी रुकेगा नहीं तो पानी ढाल के माध्यम से यहाँ पर नीचे गिर जाएगा, तो इसका जो आकार होता है वो सीढ़ीनुमा बना देते हैं। ठीक है, सीढ़ीनुमा बना देते हैं, इस प्रकार से जो है आकार जो है सीढ़ीनुमा बना देते हैं। तो क्या होता है, जब सीढ़ीनुमा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा कि पानी जो है रुक रुक के नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर जो पानी जो है यहाँ पे कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, जब कंजर्व होगा तो जो फसलों के लिए है ये अनुकूल परिस्थिति होगी, जिसके कारण जो है फसलों की वृद्धि हो सकेगी। तो वही इसी को कहते हैं वेदिका की फसलें उगाई जाती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि बेसिन जो क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती है, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के प्रतिकूल है। ठीक है, बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के बेसिन में पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। अगला पॉइंट हमने देखा, तीसरा पॉइंट, कि मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। प्रमुख फसलें की बात किया जाए धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा एवं गन्ना, जूट
जो कि यहाँ की प्रमुख फसलें के अंतर्गत आती है। पश्चिमी बंगाल एवं असम के चाय के बागान यहाँ के प्रमुख हैं। मंद ढाल वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों में वेदिकाओं की फसलें उगाई जाती है, ठीक है, वेदिका फसलें उगाई जाती है। तो ये चीज़ें जो कि महत्वपूर्ण थी आपको पता होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। जनसंख्या घनत्व बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है वही जनसंख्या घनत्व कहलाती है, ठीक है, बेसिक चीज़ें। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि अर्थ क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या। जैसे उत्तराखंड में, मान लीजिए उत्तराखंड में 1 वर्ग किलोमीटर में 189 लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनकी जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगी, 189 हो जाएगी। जबकि पश्चिम बंगाल में 1 वर्ग किलोमीटर में ही 1029 लोग रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितनी हो जाएगी, 1029 हो जाएगी। जबकि बिहार में 1102 लोग रहते हैं 1 ही वर्ग किलोमीटर में, तो यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व हो जाएगी वो हो जाएगी 1102। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगला देखते हैं, वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर। देखिए इस प्रकार की जो पानी आएगी यहाँ पर रुकते हुए नीचे जाएगी, जो सीढ़ी नुमा होती है। वेदिका का निर्माण खड़ी ढलानों का समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो, ठीक है। टेरिस और बिल्ट, टेरिस मतलब समझते हैं ना, जो छतनुमा जो सीढ़ी नुमा होती है, टेरिस और बिल्ट ऑन द स्टीप स्लोप्स to create flat surface on which crops are grow. The slope is removed so that water does not run off rapidly। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए कि जो वेदिका कृषि होती है, वेदिका का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह पर बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि ढलान को हटा दिया जाता है और वहाँ पर सीढ़ीनुमा जो है आकृति बना दी जाती है। इस प्रकार से देखिए, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो जल का तीव्र प्रवाह है वो रुक जाता है। आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, जो गंगा, देखिए यहाँ पे एक डॉल्फिन, आपको डॉल्फिन मछली पाई जाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदी में। तो ये क्या होती है, बेसिकली ये अंधी होती है और ये वहीं निवास करती है जहाँ पर स्वच्छ पानी होता है, ठीक है, जहाँ पर स्वच्छ पानी होता है ये वहीं पर जो अंधी डॉल्फिन होती है वहाँ पर निवास करती है। तो इससे हम एक तो हम प्योरिटी ऑफ वाटर यानी पानी की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। अगर किसी नदी में, किसी सागर में अगर गंगा डॉल्फिन है, ठीक है, अंधी डॉल्फिन है, तो इससे हम क्या कहेंगे कि यहाँ का जो पानी है वो शुद्ध है। लेकिन अब बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है कि जो इलाहाबाद, कानपुर के जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उद्योग इतने स्थापित हो चुके हैं कि यहाँ पर गंगा का जो पानी है वो दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, वो खराब होता जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर डॉल्फिन जो है वो, इसकी स्थिति भी यहाँ पे या तो कुछ मर जा रही है या फिर यहाँ से पलायन कर जा रही है। तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि हमारी जो गंगा है वो दिन पे दिन क्या होती जा रही है, यहाँ पर अस्वच्छ होती जा रही है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदी में अलवड़, ठीक है, अलवड़ जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में शुशु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। शुशु की उपस्थिति जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन का अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक शहरी गंदगी से इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हमने देखी है। अगला पॉइंट देखते हैं कि विभिन्न आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है, विभिन्न आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। वेरिएशंस आर आल्सो फाउंड इन द वेजिटेशंस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट शेप्स। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज along with teak, शाखू एंड पीपल्स आर आल्सो फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। यहाँ पे क्या बताया गया कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं और डेल्टा क्षेत्र में मैग्रोव वन से घिरा होता है, ठीक है। डेंस बम्बूज क्लम्प्स आर फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। द डेल्टा रीजन्स आर सराउंडेड बाय द मैग्रोव फॉरेस्ट। अगला पॉइंट देखते हैं कि उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज सच एज अ पाइन, सेडर एंड फर आर फाउंड इन द कोल्ड क्लाइमेट एंड द हाई स्लोप्स ऑफ द उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं, एक चीज़ें यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, माफ़ कीजिएगा, देखिए विभिन्न आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। देखिए जिस प्रकार की जो आकृतियाँ होती है तो आकृतियों के हिसाब से भी वनस्पतियों में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। अब देखिए क्या बताएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान पाए जाते हैं। सागवान जो वृक्ष होता है, सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। अब ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस जो होते हैं, बम्बू जो होते हैं और झुरमुट पाए जाते हैं, जबकि डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव में
जो डेल्टा क्षेत्र होता है वो मैंग्रोव वन से घिरा होता है। आप देखेंगे कि जो डेल्टा जो क्षेत्र है, जो सुंदरवन का डेल्टा है, वो मैंग्रोव वन के अंतर्गत यहाँ पे आया है, मैंग्रोव वन, जो कि बहुत घनी झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी वृक्ष पाया जाता है। जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल के वाले भागों में जो है यहाँ पर चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी क्या होते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द बेसिन। इनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एमंग देम एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड मंकी एक्सेट्रा आर कॉमनली फाउंड इन दिस क्रिएचर। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। अ हॉर्न्ड यूनिकॉर्न इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, ठीक है। जो नदी का जो साफ जल, झील का पानी होता है, उसमें बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। एबंडेंट एक्वाटिक एनिमल्स आर फाउंड इन द रिवर्स, क्लियर्स वाटर, लेक एंड बे ऑफ बंगाल। रोहू, कातला एवं डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर्स, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड इन द रोहू, काटला एंड डेल्टा रीजन्स। हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है, जो यहाँ पे पाए जाते हैं, प्रजातियों में पाए जाते हैं। हिल्सा इज द मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज फिश ऑफ फिश विच इज फाउंड इन द रीजन्स। मछली एवं चावल इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मुख्य आहार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र में जो बंगाली लोग रहते हैं, वहाँ पर उनका जो यहाँ पे फेवरेट जो डिश है, वहाँ पे बताया भी गया है कि जो मछली जो भात होते हैं यहाँ पे विशेष तौर पे यहाँ पे इस वाले जो क्षेत्र में होते हैं, वहाँ पर मछली भात जो है, वहाँ पे मछली चावल जो है वहाँ पे खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं कि जो बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात की गई जो हाथी, बाघ एवं हिरण, बंदर जो है, ये सामान्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ पे भाई ये बताया गया कि विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो एक सींग वाला गेंडा जो है वो ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है, ठीक है। और नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, जैसे मछली हो गई, के प्रकार की मछलियाँ पाते हैं। रोहू, कातला एवं डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर्स, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा क्षेत्र है रोहू, काटला, इसमें जो है टाइगर्स, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति जो है इसी में पाई जाती है, ठीक है, इसी बेसिन में। और मछली एवं चावल इन क्षेत्रों में रहने वाले के लिए प्रमुख आहार है। अगला देखते हैं, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित है, ठीक है। मेनी बिग सिटीज एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन द प्लेन्स ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा नदी के तट पर स्थित है। सिटीज लाइक इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता are located on the banks of river Gangas with a populations of more than 1 million, ठीक है, 10 लाख से भी अधिक। इन शहरों में यहाँ स्थिति उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। जैसे कानपुर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उद्योगों का बहुत बड़ा भंडार है, जिसके कारण यहाँ की जो नदी है हमारी गंगा नदी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है। बेसिन में यातायात को सुविकसित तंत्र उपस्थित है, ठीक है। द डर्टी वाटर ऑफ द दीज 3 cities of the industries located here flows into the river itself, which pollutes the rivers. The basins has a well developed traffic systems. नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। जो नदी के तटीय क्षेत्र होते हैं वो जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे जल मार्ग के माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को भारी सामान ले जाने की कोशिश किया जाए तो ये सबसे सस्ता माध्यम होता है। इस वजह से यहाँ पे कहा गया है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है वो इसमें सहायता प्रदान करता है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। कोलकाता इज द एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट। तो यहाँ पे क्या बात की गई एक बार फिर से देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे हमने बात किया था कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले शहर
जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तीसरी पार्ट हमने क्या देखा, तीसरा जो है कि इस शहर में यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है। क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से भी अधिक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उद्योगों का भी बहुत अधिक मात्रा में जो है जो गंदा पानी है वो नदियों में बहकर जाता है। इस वजह से नदी दूषित होती जा रही है दिन पे दिन। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है और नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग द्वारा यातायात के प्रभावशाली माध्यम है। और कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है, जो मैदानी क्षेत्रों में कई बड़ी हवाई पत्तन भी स्थित है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन, मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। ठीक है, हवाई पत्तन पर्यटन एवं बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण, ठीक है। द टूरिज्म इज द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ दिस बेसिन। ठीक है, पर्यटक लोग यहाँ पर विशेष तौर पर यहाँ पे आते हैं, तो घूमने के टहलने के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर यहाँ पे तवज्जो दी जाती है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, जो कि एक विशेष तौर पर जो कि पर्यटक को आकर्षित करने वाला एक क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे हर साल जो है आप लोग देखे होंगे कि लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। तो ताजमहल लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना इन आगरा। इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम है। ठीक है, इसको भी देखने के लिए जो वहाँ पे संगम है, आइए कभी संगम है नहाने के लिए। ठीक है, कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर यमुना इन इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्तूप है, जो उत्तर प्रदेश का बिहार में बौद्ध स्तूप है। बुद्धिस्ट स्तूप्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जो कि स्थित रूप से स्थित है, जो कि बहुत यहाँ पे आपको पता होगा कि बुद्ध यहीं से बुद्ध के जो विचार थे यहीं से जन्मे, इसके बाद चीन में विकसित विकास हुआ। तो यहाँ पे विशेष तौर पर देखा टूरिज्म के प्लेस से देखा जाए, या फिर अगर देखा जाए ताजमहल जैसे संगम देखा जाए, ठीक है, संगम देखा जाए, बौद्ध स्तूप देखा जाए, ये तमाम प्रकार के ऐसे अट्रैक्टिव जो यहाँ पे जो क्षेत्र हैं, जो कि यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं टूरिज्म को। लखनऊ का इमामबाड़ा, ठीक है, आइएगा इमामबाड़ा में, इमामबाड़ा ऑफ लखनऊ, तो यहाँ पे फेमस है। ठीक है, इमामबाड़ा हमने घूमा है, आप भी एक बार अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा, क्योंकि यहाँ का जो खूबसूरती है, जो हमारी प्राचीन जो सभ्यता है, उसको यहाँ पर दर्शाता है। किस प्रकार की कलाकृतियाँ थी उसको भी दर्शाने की यहाँ पे कोशिश करती है। तो जो बेसिन के अंतर्गत ये चीज़ें जो है यहाँ पर पाई जाती है आती है, माफ़ कीजिएगा। असम का काजीरंगा एवं मानस, देखिए असम का जो काजीरंगा अभ्यारण्य उद्यान है बहुत फेमस है, एवं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य एवं विशिष्ट जनजाति संस्कृति एवं जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, द काजीरंगा एंड मानस ऑफ असम हैव मेनी सीनिक स्पॉट्स सच एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड डिस्टिंक्ट ट्रिबल कल्चर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ें दिखाई गई है, एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं, एक बार एक एक करके। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है, जो मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। ठीक है, यहाँ से जो होता है एक पोर्ट के माध्यम से जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ पर वस्तुओं का आवागमन होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि पर्यटन में इन बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, जो कि टूरिज्म को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। आगरा में जो है यमुना का जो किनारे जो स्थित है ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार का बौद्ध स्तूप, लखनऊ में इमामबाड़ा और असम में काजीरंगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, जो इसमें विशिष्ट प्रकार की जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, जो कि अट्रैक्ट करती है। तो ये महत्वपूर्ण गंगा बेसिन के कारण जो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो स्थल, इसके आसपास के जो महत्वपूर्ण स्थल है उसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, आर्द्र प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ पेड़ पाए जाते हैं। चौथा क्या है कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। ठीक है, अध्याय 9वां यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे अध्याय 8वां हमारा समाप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे कि शीतोष्ण घात के मैदान के जीवन के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी जो घास स्थल है यहाँ पे शीतोष्ण घास स्थल के अंतर्गत आता है, जिसको हम देखेंगे। इसके बाद पंपास जो कि साउथ अमेरिका के अंतर्गत आता है, वेल्ड जो कि अफ्रीका के अंतर्गत आता है, स्टैपीज जो कि एशिया में आता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के घास स्थल के बारे में यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर कौन कौन से वन्यजीव रहते हैं, यहाँ की वनस्पतियाँ किस प्रकार की है, जीवन शैली किस प्रकार की है, किस प्रकार के घास स्थल है, किस किस मौसम में यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, आदि तमाम प्रकार की जानकारी को यहाँ पे ग्रहण करने का कोशिश करेंगे। देखिए वन क्या होते हैं, वन के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली वन क्या होता है, जिस स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें वन कहते हैं। जहाँ पर जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य रूप से वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। द प्लेसेस वेयर ट्रीज आर द मेन वेजिटेशंस आर कॉल्ड फॉरेस्ट। घास स्थल क्या होते हैं, ग्रासलैंड क्या होते हैं,
जिन प्रदेशों में पादप जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। ठीक है, जहां पर जो घास होते हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, उसे घास स्थल कहते हैं। द रीजन्स वेयर द ग्रास इज प्रीडोमिनेंट इज द प्लांट लाइफ आर कॉल्ड ग्रास साइट्स। पृथ्वी की सतह पर लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है, यानी 4 में से 1 हिस्सा जो है वो घास से घिरा हुआ है। अबाउट द क्वार्टर ऑफ अ ग्रास लैंड इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, द ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड आर डिवाइडेड इंटू 2 मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन क्लाइमेट्स। पहला क्या है? पहला हमारा है शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल, टेम्परेट ग्रासलैंड, और दूसरा हमारा है उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल यानी ट्रॉपिकल टेरिटरी ग्रास डेस्टिनेशंस। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वन क्या होते हैं? जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वन कहते हैं। घास स्थल क्या होता है? जिन प्रदेशों में पादप जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है उसे हम घास स्थल कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या देखी कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 1/4 हिस्सा जो होता है वो घास स्थल होता है। तीसरी बात हमने क्या देखी कि जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या है? शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल यानी टेम्परेट ग्रासलैंड, और दूसरा क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, ये चीज़ें अभी तक। अब प्रियरी क्या है? प्रियरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रियटा से हुई है, प्रियटा से हुई है, जिसका अर्थ है साद्वल। द वर्ल्ड ऑफ प्रेयरीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। बेसिकली लैटिन वर्ड क्या होता है? जैसे पुर्तगाली, फ्रांस, ये सब क्या हो गए? ये शब्द जो होते हैं वो लैटिन वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ प्रियरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ल्ड प्रियटा, प्रियटा विच मीन्स मीडियो। ठीक है, साद्वल। देखिए ये प्रियरी का स्थल है। यहाँ पे कुछ क्षेत्र जो है यूएसए में इतना यहाँ से मिला हुआ है, और कुछ क्षेत्र जो है इसका जो है क्षेत्र में कनाडा में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जो प्रेयरी का जो घास स्थान है वो यूएसए में अधिकतर है, और कुछ भाग जो है यहाँ पे कनाडा में भी आप लोग देख सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रेयरी के बारे में आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड प्रेयरीज। एक समतल मंद ढलान या पहाड़ियों वाली प्रदेश जहां पेड़ कम एवं घास अधिक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? घास स्थल कहते हैं। ठीक है, एक समतल मंद ढलान, ठीक, एक समतल मंद ढलान पहाड़ियों वाली प्रदेश में जहां पर पेड़ कम एवं घास अधिक होते हैं। There is a flat terraced or hillsides area where there is less trees or more grass। मतलब कि हम प्रियरी घास स्थल किस स्थान को कह सकते हैं? जहाँ पर एक समतल मंड ढलान होती है, यहाँ पर पहाड़ियाँ वाले क्षेत्र होते हैं, पहाड़ियाँ वाले प्रदेश होते हैं जहाँ पर पेड़ जो होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि घास यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझने का प्रयास किए हैं। अगला जो तीसरा पॉइंट है कि यह घास का विशाल क्षेत्र है। यहाँ अधिकांश भागों में प्रियरी वृक्ष रहित, परंतु निचले मैदान में निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ अधिकांश में जो है वृक्ष रहित है, यानी वृक्ष नहीं पाए जाते। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि मैदानों के निकट घाटियों के साथ साथ जो घाटियाँ होती हैं उनमें वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वन विहीन है, एकदम वन भी पाए जाते हैं, लेकिन घाटियों में पाए जाते हैं। It is a vast areas of grass which prairies is treeless is most parts, but along the river valleys near the lower plains forest are also found here। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यहाँ एक घास का एक सागर है। ठीक है, यह घास का एक सागर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कशन की है कि उत्तरी अमेरिका के, एक बार फिर से देख लेते हैं, उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं बेसिकली। और दूसरी हमने क्या चीज़ें देखी है कि एक समतल मंड ढलान या पहाड़ियों वाला प्रदेश जहां पेड़ कम एवं घास अधिक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रेयरी घास स्थल कहते हैं। अब बताया गया कि एक घास स्थल का विशाल क्षेत्र है जहां पर अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित होते हैं, जबकि निचले मैदानों में जो नदी घाटियां होती हैं उनके साथ साथ में वन भी पाए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया कि 2 मीटर तक की ऊंचाई तक यहाँ घास के भूदृश्य की प्रधानता होती है। वास्तव में यह घास का एक सागर है, बहुत बड़ा सागर। ठीक है, जहाँ पर घास ही घास चारों तरफ आपको दिखाई देंगे इस क्षेत्र में। पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में पश्चिम इस साइड में जो है वो रॉकी पर्वत से घिरा हुआ है, और पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं, सराउंडेड बाय। बीच में जो है ये प्रियरी घास स्थल है, जो कि कुछ अधिकतम भाग जो है वो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में, और कुछ भाग जो है कनाडा में पाया जाता है। ठीक है, आपको इस प्रकार समझना है।
तो पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं, सराउंडेड बाय रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड ग्रेट लेक इन द ईस्ट। यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैला हुआ है। इट एक्सटेंड टू सम पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। अमेरिका की प्रेयरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियों एवं कनाडा के प्रेयरी का अपवाहन सांस्केचुआन नदी सास्केचुआन नदी की सहायक नदियों करती है। ठीक है, देखिए अमेरिका की जो प्रेयरी का अपवाहन है वो मिसिसिपी की सहायक नदियों एवं कनाडा में प्रेयरी का अपवाहन, देखिए क्या बताएगा कि अमेरिका में क्या है कि मिसिसिपी सहायक नदी है, ठीक है, अपवाहन जो करती है। ठीक है, अपवाहन मतलब क्या होता है कि ड्रेन्स जो इसको सींचती है, ठीक है, सींचने का कार्य क्या करती है। जो अमेरिका में मिसिसिपी सहायक नदी है उसकी सहायक नदियाँ जो है इसको सींचती है, जबकि कनाडा में जो है वो सास्केचुआन जो नदी है उसको सींचने का सहायता करती है। एक बार फिर से देखते हैं कि पश्चिम में रॉकी पर्वत से घिरा हुआ है और पूर्व में ग्रेट लेक से, और संयुक्त राज्य अमेरिका का कुछ भाग जो है वो कनाडा में फैला हुआ है। तीसरा पॉइंट, अमेरिका की प्रेयरी जो है अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदी एवं कनाडा के में प्रेयरी का अपवाहन सांकेचुआन नदी के द्वारा होता है। ठीक है, अमेरिका prairies drains the Mississippi's tributaries and Canada prairies drains the Saskatchewan rivers tributaries, सहायक नदी जो इसकी सींचती है। प्रेयरी के घास मैदान में अमेरिकी मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है का निवास स्थल रहते हैं। ठीक है, जो इसके प्रेयरी का जो घास स्थल है यहाँ पर जो निवासी रहते हैं उसे हम रेड इंडियन कहते हैं, रेड इंडियन। ठीक है, लाल भारतीय। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। ठीक है, वे लोग जो थे इसके वास्तविक निवासी थे। प्रेयरी जो है वो अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पानी को भी निवास स्थल है। ठीक है, बेसिकली जो है रेड इंडियन यहाँ पे पहले रहते थे, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि अपाची, क्रो, क्री तथा पानी के नाम निवास स्थल भी यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो मूल निवासी जो थे इसके तो रेड इंडियन ही थे, बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। लेकिन अन्य आदिवासियों की अगर बात किया जाए तो अपाची, क्रो, क्री और पानी के भी यहाँ पर निवास स्थान था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बात की थी। चिनूक एक गर्म पवन है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लू चलती है, लू गर्मी के सीजन में। चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। जब वहाँ पर बर्फ पिघलने लगेगी तो क्या हो जाएगा, पशुओं के लिए चरने के लिए चारागाह उपस्थित हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि महाद्वीप के मध्य में स्थित होने के कारण यह चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, इट हैज़ द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विथ एक्सट्रीम, माफ कीजिएगा काफ़ी समय हो गया तो इस वजह से थोड़ा सा गले में खराश आ गया है। महाद्वीप के मध्य स्थित, ठीक है, महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ पे चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कम ही है यार, मैं ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है, मतलब ठंडी में अगर बात की जाए तो बहुत कम नीचे तापमान माइनस में चला जाएगा। जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनीपेग में तापमान हिमांक जो है -20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि -20 डिग्री सेल्सियस बहुत, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है कि बर्फ जमने लगती है, तो -20 डिग्री सेल्सियस पर आप सोच भी नहीं सकते शायद। वेयर इज इन द विनपिंग कैनाडा इन द विंटर टेम्परेचर हैव आल्सो हैव बीन रिकॉर्डेड एट -20 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाती है और यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है। इन विंटर दिस रीजन्स इज कवर्ड बाई अ थिक लेयर ऑफ स्नो, एनुअल रेनफॉल इज नॉर्मल हेयर, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। ठीक है, अब अगर दल जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मौसम होगा विच इज द कंडीसिव टू ग्रास ग्रोथ। ठीक है, उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। क्या क्या हमने पढ़ा, बेसिकली हमने पढ़ा कि यहाँ पर महाद्वीपों में मध्य स्थित होने के कारण यहाँ महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये क्षेत्र, तो यहाँ पर चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम जो तापमान यहाँ पे निर्धारित किया गया है, जो नापा गया है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्द ऋतु की बात किया जाए तो -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पे बात किया गया है कि शीत ऋतु में जो है ये बर्फ से जो परत होती है वो ढक जाती है, एक मोटी परत से ढक जाती है। यहाँ पे वार्षिक वर्षा सामान्य होती है। साथ ही साथ में जो घास का विकास के लिए अनुकूल है, उत्तर दक्षिण अवरोध की उपस्थिति में यहाँ पे चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। देखिए,
अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रियरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रियरी में प्रमुख नगर जो है वो शिकागो। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे भाषण भी दिए थे, कौन भाषण दिया था शिकागो में? विवेकानंद ने यहाँ पे जब भाषण दिया था। आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस और कंसास एवं डेनवर है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रियरी के जो प्रमुख नगर क्षेत्र हैं, जो जहाँ पर प्रियरी घास यहाँ पर पाई जाती है, तो किस क्षेत्र में? शिकागो, विवेकानंद। और मिनियापोलिस और इंडियानापोलिस और कंसास और डेनवर जो क्षेत्र है। कनाडा में प्रियरी के प्रमुख नगर की बात किया जाए, ये उत्तरी अमेरिका के शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस और कंसास एवं डेनवर जो है प्रमुख क्षेत्र है। जबकि कनाडा में प्रियरी के प्रमुख नगर की बात किया जाए तो एडमोंटनस और सेस्काटून और कैलगरी एवं विनिपेग, ये जो क्षेत्र हैं ये किससे? प्रियरी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं, प्रियरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं, यहाँ पर जल उपलब्ध होता है, ठीक है। प्रियरी जो घास होते हैं वो पेड़ विहीन होते हैं, जो स्थान होता है, और यहाँ जल उपलब्ध होता है। द प्रेयरीज इज जनरली ट्री लेस, वाटर इज अवेलेबल हियर। यहाँ सरपत यानी विलो और आल्डर और पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं, यानी हियर ट्रीज लाइक सरपत, विलो, एल्डर एंड पॉपुलर ग्रो। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। एरियाज विथ मोर देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज द सॉइल हियर इज फर्टाइल। यद्यपि इस क्षेत्र में प्रमुख फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी होने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा है, ठीक है। Although the main crop of these regions is maize, the other crops are potato, soybeans और कॉटन्स एंड अल्फा। यह प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। विशाल मवेशी फार्म को रेंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं, सॉरी। These regions are suitable for rearing cattle. The large cattle from the called the ranch and caretaker is called by cowboy. Sorry. देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रेरी का जो समानता जो होता है वो पेड़ विहीन होता है, ठीक है, और यहाँ पे जल की उपलब्धता होती है। दूसरी बात हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो वन वृक्ष जो पाए जाते हैं वो सरपत, आल्डर, पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और यहाँ पे जो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर जो क्षेत्र होता है वो कृषि योग्य करने योग्य भूमि वहाँ पर माना जाता है, क्योंकि उपजाऊ यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की प्रमुख फसल जो है मक्का, जबकि दूसरी फसलें भी यहाँ पर आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा पकाई जाती है, यानी उगाई जाती है। पांचवा क्षेत्र हमने क्या देखा कि यहाँ पर मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है, जो काउबॉय जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो मवेशी मतलब जो कि जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान से चरा के जो निर्वहन करते हैं, अपने जीवन निर्वाह करते हैं, उसे हम काउबॉय कहते हैं। तो यहाँ पर मवेशियों के लिए ये उपयुक्त स्थान है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। देखिए, बायसन या फिर अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण यह पशु लगभग लुप्त हो गया है और इन्हें सुरक्षित प्राणियों की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रदेश में पाए जाने वाले अन्य जीव खरगोश, कायोट, गोफर एवं प्रेरी कुत्ता है। Bisons or American buffalo is the most important animal in these regions due to the continuous hunting. This animal has almost disappeared and they are classified as a safe animals. Other animals found as these regions is a rabbit, coyote, gopher and prairie dog. ठीक है, तो बायसन अमेरिकी भैंस इस प्रदेश की महत्वपूर्ण पशु है, लेकिन यहाँ पे देखिए लगातार शिकार होता है, ठीक है, इस वजह से जो है यहाँ पे लुप्त होती चली जा रही है। और बताया गया कि इन्हें सुरक्षित प्राणियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव जो खरगोश और कायोट हैं, गोफर एवं प्रेरी कुत्ता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए, कंबाइन या संयंत्र क्या होता है? एक मशीन जो बुआई, जुताई एवं थ्रेसर तीनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? कंबाइन संयंत्र कहते हैं। कंबाइन, ठीक है, कंबाइन कहते हैं। अगला बात करते हैं, माफ कीजिएगा। देखिए, इन प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। द पीपुल्स ऑफ दीज रीजन्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, बहुत यहाँ पे परिश्रमी होते हैं। यहाँ पे परिश्रम जो होते हैं वो बहुत हाई लेवल का करते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। दे हैव सक्सेसफुली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइज देयर वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास सफलतापूर्वक किया जा चुका है।
दूध उत्पादन एक अन्य प्रमुख यहाँ का उद्योग है। मिल्क प्रोडक्शन इज द अनदर मेजर इंडस्ट्री। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार एवं सड़क, रेल तथा नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन गया है। ठीक है, क्या बताया गया है कि जो कोयला एवं लोहा का खनिज उत्पादन यहाँ पे विशाल भंडार है। यहाँ पर किसका किसका? कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों का विशाल भंडार है एवं सड़क, रेल तथा नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन गया है। ठीक है, क्योंकि हमने पता है कि जो अगर औद्योगिक यहाँ पर जहाँ पर स्थापना वहीं हो सकती है जहाँ पर विशेष रूप से जो है खनिज पदार्थों की विशाल भंडार होगा और जहाँ पर समुचित व्यवस्था होगी आवागमन का, तो वहाँ पर ये चीज़ें उपस्थित थी। इस वजह से यहाँ पर औद्योगिक देश बन गया है, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक देश। The region has become the largest industrialized country in the world due to the huge reserve of minerals like coals and iron and the proper arrangement of the road, rails and canal। देखिए, अरे यार देखिए, इन प्रदेशों के लोग जो है वो काफ़ी परिश्रमी होते हैं। ठीक है, जो हार्ड वर्किंग होते हैं काफ़ी लोग, जो प्रेरी के जो लोग होते हैं इस क्षेत्र में जो निवास करते हैं वो काफ़ी परिश्रमी होते हैं। दूसरी बात हमने क्या देखी है कि यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी का काफ़ी विकास हो चुका है। ठीक है, यूटिलाइज कर लेते हैं अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तीसरी बात हमने क्या देखा कि दूध उत्पादन एक प्रमुख उद्योग यहाँ का है। साथ ही साथ में कोयला एवं लोहा जैसे खनिज उत्पादन यहाँ पे विशाल भंडार है एवं सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था होने के कारण जो है विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक देश भी बन के रूप में उभरा है। ठीक है, ये चीज़ें अभी तक हमने पढ़ ली है। अब हम अगला जो टॉपिक है वो नाम वेल्ड पढ़ते हैं। वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले, देखिए साउथ अफ्रीका भी भारत की तरह ब्रिटिश का एक गुलाम था, आपको पता होगा। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नाम डच अधिवासियों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसे बनने से पहले इसको क्या कहा जाता था? डच के द्वारा इसका नाम दिया गया था वेल्ड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घाट स्थल को वेल्ड कहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका का जो शीतोष्ण घाट स्थल है उसे क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड वेल्ड। यह वेल्ड जो होता है वो 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। द वेल्ड आर उर्मिल प्लेट्यूज ऑफ वेरिंग एल्टीट्यूड्स रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर्स। ठीक है, यह जो 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। ठीक है, इसी को हम वेल्ड कहते हैं, मैदान जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। यह ड्रेके स्वर्ग पर्वतों से घिरा है। ड्रेके स्वर्ग पर्वतों से घिरा है। इट इज सराउंडेड बाय द माउंटेन ऑफ ड्रेके स्वर्ग। इसके पश्चिम में क्या है? कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। ठीक है, टू इट्स वेस्ट लाइज द कालाहारी डिजर्ट। इसके उत्तर पूर्व इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, इस वाले रीजन में जो है वो वेल्ड स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। ठीक है, पठारों पर स्थित होने के कारण। वुज हाइट इज मोर देन 1600 मीटर इज सम प्लेसेस। ऑरेंज एंड लिम्पोपो नदी की सहायक नदियों इस प्रदेश को सिंचित करती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये बताया गया। देखिए, क्वेश्चन जो पूछे जाने का तरीका यूपीएससी का, उसमें ये घुमा फिरा के ये चीज़ें यहीं से इंक्लूड करती है। जब आप ये चीज़ें पढ़ लेंगे, इसके बाद जब यूपीएससी का जब आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि नहीं, आप जो चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं वो चीज़ें बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करेगा, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, वो चीज़ें अगर आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, हाँ, जो रिलेटेबल लगेंगी, हाँ ये मैंने चीज़ें ये पढ़ी हैं एनसीईआरटी में, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज़ें बताई गई हैं कि ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी जो होती है वो सहायक नदियाँ जो होती है, इसकी सहायक जो नदियाँ होती है वो इसको सिंचित करती है। एक बार फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका का जो शीतोष्ण घास स्थल है उसे क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। बेसिकली वेल्ड जो होता है वो 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। ठीक है, पठारों तक फैले हुए हैं घास स्थल। बात किया गया कि यह ड्रेके स्वर्ग जो है पर्वतों से घिरा हुआ है और इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्व में यह उच्च वेल्ड स्थित है और जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अंतिम बात किया गया कि यहाँ पे ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की जो सहायक नदियाँ होती हैं ये इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये हमारा देखिए ऑरेंज नदी और लिम्पोपो नदी जो है इसको, इस प्रदेश को जो है करती है जोहान्सबर्ग यहाँ पे। ठीक है, लिम्पोपो नदी और ये यहाँ पे ऑरेंज नदी और लिम्पोपो नदी इस क्षेत्र को करती है। यहीं पे जो है वेल्ट नामक जो है घास स्थल पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा एक बार।
अब विल्ड जलवायु के बारे में आप कुछ देखते हैं, जलवायु किस प्रकार से होती है। जलवायु हिंद महासागर के प्रभाव के कारण विल्ड की जलवायु नम होती है, ठीक है। यहाँ पे जो विल्ड की जो जलवायु होती है वो क्या होती है, नम होती है। किसके कारण, हिंद महासागर के कारण। क्लाइमेट विल्ड हैज़ अ ह्यूमिड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द इंडियन ओशियन। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है, जो शीत ऋतु होती है वो ठंडी क्या होती है, शुष्क होती है। विंटर और कोल्ड एंड ड्राई, इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम्स द टेम्परेचर इज बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस एंड जुलाई इज कोल्डेस्ट मंथ, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। तीसरी बात क्या बताई गई है कि जो यहाँ का तापमान होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है और जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना रहता है, ठीक है। यानी 5 डिग्री सेल्सियस के पास में रहता है जुलाई के महीने में। और ग्रीष्म ऋतु में अल्पकालिक एवं अल्पकालिक रूप से यहाँ पे गर्मी होती है, बहुत छोटी मात्रा में यहाँ पे गर्मी होती है। समर इज अ शॉर्ट एंड हॉट। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे तापमान बताया गया कि इस द समर टेम्परेचर इज द जोहान्सबर्ग इज रिकॉर्डेड टू बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर में फरवरी से बीच में ग्रीष्मकालिक महीनों में होती है। जो वेल्ड जो क्षेत्र है यहाँ पर जो वर्षा होती है वो नवंबर से फरवरी के बीच में ग्रीष्मकालिक महीनों में होती है, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जलवायु जो होती है वो हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जो जलवायु होती है वो क्या होती है, नम होती है, पहली बात। दूसरी बात, शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। क्या होती है, जो शीत ऋतु होती है वो ठंडी एवं शुष्क होती है। तीसरी बात, इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है और जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है, ठीक है। चौथा बात कि ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है और ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान जो नोट किया गया है वो 20 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। साथ ही साथ वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच में ग्रीष्मकालिक महीनों के बीच में होती है। यह वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है, ठीक है। जो यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे जो वेल्ड क्षेत्र में वर्षा जो नवंबर से फरवरी के बीच में होती है वो क्या किस कारण होती है, यह वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। दिस इज द ड्यू टू द हॉट ओशियन करंट फ्लोइंग ओवर द वेल्ड स्ट्रैंड्स। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीने में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाता है। यदि कहाँ बताया गया कि अगर जून से अगस्त के महीने में अगर वर्षा कम होती है तो यह सूखाग्रस्त के चपेट में आ जाता है। इफ़ देयर इज अ लेस रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ ऑफ जून टू अगस्त दिस एरिया कैन बिकम ड्रॉट प्रोन। अब अगली बात देखते हैं। यहाँ की जो वनस्पति है वो विरल है, ठीक है। यहाँ पर बहुत दूरी मात्रा में यहाँ पे सघन नहीं है, पास नहीं है, बल्कि विरल है, ठीक है। यहाँ पर वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, यहाँ पे बहुत विरल है। द वेजिटेशन हियर इज ए स्पार्स एंड अधिकतर स्थल जो है वो घास से ढके हुए रहते हैं। मोस्ट प्लेसेस आर कवर्ड विद द ग्रास एंड लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। रेड ग्रास ग्रो इन द वेल्ड बशेस। बबूल एवं मरोला यहाँ की प्रमुख वनस्पति है और वेल्ड के प्रमुख जानवर जो है वो शेर, तेंदुआ एवं कुडू है। द मेजर एनिमल्स ऑफ वेल्ड आर लायन एंड लैम्पॉर्ड, लियोपार्ड एंड कुंडू। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ का वनस्पति क्या है, विरल है। अधिकतर स्थल घास क्या होते हैं, ढके रहते हैं और लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होते हैं। बबूल एवं मरोला यहाँ की प्रमुख वनस्पति है और यहाँ पर शेर, तेंदुआ और कुंडू जो है प्रमुख जानवर के रूप में पाए जाते हैं। निवासी के बारे में बात कर लेते हैं। वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वेल्ड इज फेमस फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड माइनिंग, ठीक है। यहाँ पे खनन होता है, जो खनिज होते हैं उसको ज़मीन से निकाला जाता है, बेसिकली यहाँ पे काम किया जाता है। और पशुपालन के लिए फेमस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो घास फसल पाया जाता है इसलिए पशुपालन के लिए फेमस है। वेल्ड की जो मिट्टी होती है अधिक उपजाऊ नहीं होती है। वेल्ड सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। शीप फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपुल हियर। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है और इनमें वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। शीप आर मेनली रेज्ड फॉर द कैटल एंड This has led to the development of the wool industry in the world. मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है एवं दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा उत्पादन व्यवसाय है, ठीक है। यहाँ पर भेड़ जो है सबसे व्यवसाय के रूप में अगर देखा जाए तो भेड़ का जो पालने का जो यहाँ पर व्यवसाय वो सबसे अधिक है और दूसरा अगर उत्पादन देखा जाए दूसरा जो है वो दुग्ध उत्पादन के लिए फेमस है। और छठी बात यहाँ पर बताई गई है कि पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज़ जैसे दूध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग के निर्यात के लिए किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री इज डन इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़ आर
प्रोड्यूस फॉर डोमेस्टिक यूज एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें पढ़ी है कि वेल्ड जो होता है वो पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि मिट्टी जो होती है वो अधिक उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, कुछ यहाँ पे बंजर भी क्षेत्र पाए जाते हैं। और भेड़ पालन यहाँ का लोगों का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ से भेड़ से जो होता है मुख्य रूप से यहाँ पे ऊन का ऊन निकलता है। ठीक है, और ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में जो है वो ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। और मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है। जो मेरिनो भेड़ होती है यहाँ पे एक लोकप्रिय प्रजाति है। इसके बाद जो है दूसरा जो उद्योग के रूप में स्थापित हुआ है वो दुग्ध उत्पादन के यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। छठी बात यहाँ पे की गई है कि पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग के निर्यात के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ने का बात की है। अगला पॉइंट देखते हैं। वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है जिस स्थानों पर लोहा एवं कोयला का उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे जो खनिज मात्रा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें से हमने देखा था कि कोयला एवं लोहा विशेष रूप से यहाँ पर देखा जाता है। वेल्ड हैज़ एन एबंडेंस ऑफ मिनरल्स वेयर आयरन एंड कोल्स आर अवेलेबल। वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड देयर। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे खनिज जो मात्रा में अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लोहा एवं इस्पात का क्षेत्र जो है विकसित हो चुका है। सोना एवं हीरे की खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। सोना एवं हीरे की खनन जो है वो इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। माइनिंग ऑफ गोल्ड एंड डायमंड इज द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपुल्स ऑफ द स्टेट। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पे जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपने देखा भी होगा, एक बार दिखा भी देते हैं कि ये आ जाइए जोहान्सबर्ग। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये जोहान्सबर्ग, यहाँ पर ये जो है स्वर्ण स्टेट कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण क्षेत्र कहा जाता है। स्वर्ण क्योंकि यहाँ पे जो सोना जो होता है वो अधिक मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है, निकाला जाता है, खनन होता है। जोहान्सबर्ग को विश्व का स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। और किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले इज़ द फेमस फॉर इट्स डायमंड माइन। और सोने की खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका एवं ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए हैं और धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया है। ड्यू टू द गोल्ड माइनिंग ट्रेड रिलेशंस वेयर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ब्रिटेन एंड ग्रेजुअली साउथ अफ्रीका बिकम अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तो क्या होता है अगला पॉइंट जो हमारा देखें, इसमें प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। ठीक है, जो खनिज यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे यातायात की सुविकसित व्यवस्था भी है। इस वजह से यहाँ पे देखा गया। एक बार फिर देख लेते हैं कि वेल्ड में खनिज एवं प्रचुर भंडार है। ठीक है, जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला पाया जाता है और वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित किया गया है और सोने एवं हीरे के खनन इस प्रदेश को मुख्य व्यवसाय है। साथ ही साथ में जोहान्सबर्ग को जो है वो विश्व के स्वर्ण राजधानी की कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सोने की जो खान है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है इस वजह से। और किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है और सोने की खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार संबंध स्थापित हुए हैं और धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन के उपनिवेश बन गया है। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था भी यहाँ पर है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अध्याय 9 हमारा समाप्त होता है। अध्याय 10 में हम देखेंगे रेगिस्तान में, जो कि आखिरी अध्याय है। आखिरी अध्याय को हम समझने का प्रयास करेंगे कि रेगिस्तान में जीवन यानी लाइफ इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में बेसिकली कम वर्षा एवं विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। द डेजर्ट हैज़ लो रेनफॉल विद स्पार्स वेजिटेशंस एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकता है। ठीक है, डेजर्ट कैन बी हॉट और कोल्ड डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है लोग कृषि करने लगते हैं। इन दीज प्लेसेस वेयर लिटिल वाटर अवेलेबल पीपल सेटल इन एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर। देखिए बेसिकली क्या चीज़ें यहाँ बताई गई है कि जो कि रेगिस्तान में जो जीवन होता है वो यहाँ पे कम वर्षा, बहुत कम वर्षा। देखिए जहाँ पे राजस्थान के कुछ क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है या फिर कई बार होता ही नहीं है पूरे साल में। तो यहाँ के रेगिस्तान में जो होता है कम वर्षा होती है, विरल वनस्पति होती है, मतलब वनस्पति बहुत कम मात्रा में होती है और जो होती भी वो कटीली झाड़ियाँ होती है। ठीक है, और चरम तापमान होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म एवं ठंडा हो सकता है। ठीक है, जो तापमान के आधार पर जो रेगिस्तान होता है वो गर्म एवं ठंडा हो सकता है। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है लोग कृषि करने लगते हैं। देखिए रेगिस्तान बेसिकली यह एक शुष्क प्रदेश होता है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति होते हैं। उच्च एवं निम्न तापमान कहने का मतलब यह है कि दिन के समय में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत हाई। रात के समय में क्या होता है कि यहाँ पे बालू के कण होते हैं। ठीक है, बालू के कण होते हैं
तो जो बालू के कण होते हैं रात के समय क्या होता है, मौसम ठंडा हो जाता है। मौसम ठंडा होने की वजह से यहाँ जो ऊष्मा होती है वो यहाँ से निकल करके, ऊष्मा जो है निकल करके वापस जो है वायुमंडल में चली जाती है। तो यहाँ का जो तापमान है वो माइनस में चले जाता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि जो दिन का समय जो टेम्परेचर है तो वो हाईली होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बालू होता है वो वाष्पो वहाँ पर जो है एनर्जी को, यानी जो हीट को बहुत ज़्यादा कंजर्व करता है और रात के समय में बहुत ज़्यादा उसको छोड़ भी लीव कर देता है। इसलिए इस वजह से दिन का तापमान बहुत उच्च होता है, रात का तापमान बहुत माइनस में डिग्री सेल्सियस चला जाता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक एवं उच्च ताप एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। विरल वनस्पति यहाँ पर होता है। ठीक है, गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में बात करते हैं, हॉट डेजर्ट रिजॉर्ट के बारे में बात करते हैं। यह उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। इट इज स्प्रेड ओवर दी लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट। यह लगभग 8.54 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इट इज़ द स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ अबाउट 8.45 स्क्वायर किलोमीटर। सहारा रेगिस्तान बेसिकली 11 देशों से घिरा हुआ है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। द सहारा डिजर्ट इज सराउंडेड बाय 11 कंट्रीज, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली और मोरितानिया और मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया। ठीक है, सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ होता है। माफ कीजिएगा, सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों की ढका हुआ नहीं वरन बजरी के मैदान और नग्न चट्टानों वाली सतह उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सहारा मरुस्थल होते हैं वो सिर्फ बालू से ही ढके होते हैं। यहाँ पर जो है वो बजरी के मैदान और नग्न चट्टानें, जो चट्टानें होती हैं, उत्कटित पठार भी पाए जाते हैं। द सहारा डेजर्ट इज नॉट कवर्ड बाई वेस्ट लेयर ऑफ सैंड बट देयर इज आल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड रेज्ड प्लेट्यू विथ नेक्ड रॉकी सरफेस। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर होती है। दीज रॉकी सरफेसेस और मोर देन 2500 किलोमीटर हाई इन द सम प्लेसेस। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें देखी कि हमने यहाँ देखा कि जो गर्म रेगिस्तानी सहारा होता है ये उत्तरी अफ्रीका के भूभाग में फैला हुआ है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, जो रेगिस्तान जो उत्तरी अफ्रीका में भूभाग में फैला हुआ है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, यह लगभग 8.54 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली और मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा से। साथ ही साथ में सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं। ठीक है, कुछ क्षेत्र यहाँ पर बल्कि यहाँ पर बजरी के मैदान और चट्टानों से वाले उत्कटित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 किलोमीटर से भी अधिक ऊंची पर स्थित होती हैं। देख लेते हैं यहाँ पर जो ये सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ट्यूनीशिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान और ठीक है, ये सब क्षेत्र जो है वो सहारा मरुस्थल के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि अभी हमने बात भी किया था। और सहारा मरुस्थल जो होता है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और कर्क रेखा लगभग इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सहारा मरुस्थल सारा डेजर्ट को आप देख सकते हैं कि अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा और मोरिटानिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान और इरिट्रिया जो यहाँ के घेरे हुए हैं इसके चारों तरफ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। ठीक है, जो सहारा मरुस्थल आज जो बंजर है, जो यहाँ पे चट्टान पाए जाते हैं, एक समय बहुत हरा भरा था। आपको पता है कि प्लेटें जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक एक गति होती रहती है प्लेटों में। ठीक है, नीचे जो लावा मैग्मा जो है वो गतिशील है। आपने पढ़ा हुआ कक्षा 6 में। तो प्लेटें क्या होती हैं, वो अपने स्थान से विचलित होती रहती है। इस वजह से यहाँ पे जो अफ्रीकन प्लेट है वो कहीं पर एशियन प्लेट से टकराती है तो वो दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो वो यहाँ पे क्या होता है कि स्थान प्लेसेस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो क्या बताया है, हम आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ और मगर पाए जाते थे। ठीक है, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
अब जलवायु के बारे में बात करते हैं। रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ द डिजर्ट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। द रेनफॉल हियर इज शॉर्ट वेल लिव्ड एंड यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। जो आकाश होता है, हियर द स्काई इज क्लाउड फ्री एंड क्लीन। यह नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर नमी संचय होने की अपेक्षा यहाँ पर वाष्पित जो होता है, मान लीजिए अगर पानी से बरसात भी हुई तो यहाँ पे वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा तरीके से होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में होती है। इट इवेपोरेट फास्टर देन मॉइस्चर एक्यूमुलेशंस। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है और दिन के समय 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी तापमान चला जाता है। द डे आर इनक्रेडिबली हॉट। द डे टाइम टेम्परेचर रीच एबव 50 डिग्री सेल्सियस, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने के कारण चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। ड्यू टू द विच द सैंड एंड नैग्ड रॉक बिकम एक्सट्रीमली हॉट, देयर हीट रेडिएंट्स एंड मेक्स एवरीथिंग अराउंड। रातें अत्यधिक ठंडी होती है, तापमान गिरकर हिमांक बिंदु से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नाइट आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड द फ्रीजिंग पॉइंट फॉल्स द अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें हमने वहीं पढ़ी थी उसके बारे में यहाँ पे रिपीट किया गया है। पहली बात क्या है कि रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है, सभी को पता है, ठीक है। वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। यह आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। जो यहाँ का आकाश होता है वो बादल रहित, यहाँ पे बादल नहीं छा जाते और निर्मल होता है, ठीक है। यहाँ का जो बादल होता है वो निर्मल होता है। यहाँ पर बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। यह नमी संचय करने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित होता है, क्योंकि यहाँ पे जब दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, आप इमेजिन कीजिए 50 डिग्री, यहाँ पे 40-43 डिग्री हो सकता था, तो यहाँ पे शरीर जो है वो जलने लगता है। तो अब 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा जो क्या होते हैं, ब्लैक टाइप के वहाँ पे ब्लैक जो है पर्सन पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी के कारण। यहाँ पे बताया गया कि रात के समय में यहाँ पे बहुत 0 डिग्री सेल्सियस तक लगभग चला जाता है, ठीक है, जिससे रेत में नग्न एवं चट्टानें अधिक गर्म हो जाती है। इससे तापमान विकिरण चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है विकिरण के कारण। रातें अत्यधिक ठंडी होती है और गिरकर हिमांक बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगला पढ़ते हैं कि सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अत्यधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं जो कि आप थोड़ा सा याद कर पाए तो अच्छी बात है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुधान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं और लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसल उगाते हैं। कभी कभी यह मरुधान अमान्य रूप से बड़ा भी हो जाता है और मोरक्को जैसे टैफिलाइटेड मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 1300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए ये बालू वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो बालू वाला क्षेत्र है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे बालू वाला इस प्रकार से क्षेत्र है। यहाँ पे ये बीच का जो क्षेत्र है, माफ़ कीजिए एक बार फिर देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, ये इस प्रकार से क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये जो क्या हो जाएगा, क्या बालू क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये बालू का क्षेत्र है, ये हवा के माध्यम से उड़ के चला जाएगा। तो ये स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये स्थान कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर लेवल आ जाएगा, ठीक है। पानी जब यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा तो ये उपजाऊ क्षेत्र बन जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कृषि होने लगेगी। और यहाँ पे यही बताएगा कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ये क्षेत्र बहुत बड़ी मात्रा में, कई बार क्या होता है कि इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से कई किलोमीटर, कई हज़ारों किलोमीटर में जब ये क्षेत्र ऐसे फैल जाता है, यहाँ पे जब वाटर लेवल आ जाता है, जब यहाँ पे उपजाऊ भूमि हो जाती है, तो यहाँ पे कई प्रकार के जो जो यहाँ पे कृषि होती है, वहाँ पर कई प्रकार की कृषि यहाँ पे की जाती है। जैसे इन्होंने बताया खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें यहाँ पर उगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझने का प्रयास करना है। वनस्पति एवं प्राणी के बारे में बात करते हैं। सहारा रेगिस्तान में बेसिकली वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाया जाता है, ठीक है। कैक्टस, पाल्म ट्रीज एंड एकेशिया आर फाउंड इन द सहारा डिजर्ट फ्लोरा, ठीक है। कैक्टस खजूर यहाँ के विशेष तौर पे यहाँ पे देखा जाए तो वनस्पति के रूप में जो खजूर का यहाँ पे पेड़ लगाया जाता है। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। हियर इज सम प्लेसेस ग्रीन आइसलैंड सराउंडेड बाय द मरुद्यान प्लांट ट्री आर फाउंड। यहाँ पे कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊँट, लकड़बग्घा, शियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। क्या है, कैमल्स, hyena, jackals, fox, scorpion, various species of snakes and lizard are the main fauna of the place। मतलब कि ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की कुछ विभिन्न प्रजातियां और छिपकलियां के यहाँ के कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सहारा रेगिस्तान बेसिकली वनस्पतियों में यहाँ पे खजूर बेसिकली बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है और ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों के कुछ विशेष प्रजातियाँ और छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु है, ठीक है।
अब यहाँ पे लोगों की बात कर लेते हैं, तो लोग किस प्रकार के लोग यहाँ पे होते हैं। तो इसमें बेदुइन और तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़ जैसे पशुधन को पालते हैं। दीज इंक्लूड बेडू एंड तुआरेग पीपुल्स आर चलासी ट्रेबो आल्सो रेज्ड लाइव स्टॉक लिव लाइक गॉट शिप एंड कैमल आर मेयर। यहाँ पर क्या बताया गया कि बेदुइन और तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग जो होते हैं वो बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़ी जैसे पशुधन को पालते हैं। सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। मरु गार्डन्स इन सहारा एंड नील वैली इज इजिप्ट पीपुल्स आर रेजिडेंट। यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ की जल उपलब्धता होने के कारण जो है खजूर के पेड़ उगाए जाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। और मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में आंतरिक मांग वाले इस उत्पादन में अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र के होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। और इसमें प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम सम्मिलित है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, पहली बात, इनमें बेदुइन और तुआरेग भी शामिल है। ये जनजातियां हैं। ठीक है, ये जनजातियां हैं जो कि चल जनजाति के नाम से जानी जाती है। चल जनजाति क्या होती है? बेसिकली ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करती है। ठीक है, पलायन करती हुए। अब क्या करते हैं, ये भेड़ एक दूसरे स्थान से चराते हैं। ठीक है, इसके बाद जब उसका सीजन बदल जाता है तो दूसरे सीजन के हिसाब से वहाँ से वो पलायन कर जाते हैं। सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों का निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने के कारण खजूर के पेड़ उगाए जाते हैं। और यहाँ चावल, गेहूँ एवं जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे विशेष फसलें के रूप में बताया गया है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अतिरिक्त मांग वाले इस उत्पादन के अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र के होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जो विश्व में मांग है कौन सी? तेल। विश्व में प्रसिद्ध तेल की खोज संपूर्ण विश्व के अतिरिक्त मांग वाले इस उत्पादन के अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र होने के कारण यहाँ पर रेगिस्तान की तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इसमें अन्य प्राप्त महत्वपूर्ण खनिजों का लोहा, फास्फोरस एवं मैग्नीशियम, यूरेनियम जो है वो शामिल किए गए हैं। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में समझ लेते हैं। लद्दाख शब्द को दो भागों से बना है। ठीक है, ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ क्या होता है? देश, यानी पर्वतीय दर्रा का देश। ठीक है, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास यानी लद्दाख भी स्थित है। लद्दाख दो शब्दों से बना क्या है? ला मतलब कि पर्वतीय दर्रा और दाख मतलब देश, यानी पर्वतीय दर्रों का देश, उसे क्या कहते हैं? लद्दाख कहते हैं। जहाँ पर पर्वतीय दर्रा विशेष तौर पर पाए जाते हैं उसे हम देश कहते हैं, पर्वतीय दर्रों का देश लद्दाख कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ठंडे भागों में भी लद्दाख जो है वो शामिल किया गया है। देखिए अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन द वेस्ट हिमालय इन द ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख से जो क्षेत्र है वो ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है कि इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। In its north are the Karakoram mountain ranges and in the south is the जास्कर माउंटेन। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख नदी है। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख ऑफ विच इंडस रिवर इज द मेन रिवर। यहाँ नदियां गहरी घाटियां महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करती है। दीज रिवर फ्रॉम डीप वैली एंड महाखंड यानी गॉड जो निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे ग्रेगी हिमानी जो है पाई जाती है। और लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ें अभी तक हमने पढ़ने का प्रयास किया है कि जो लद्दाख है वो क्या है? बेसिकली जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय में स्थित लद्दाख ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है। दूसरी बात कि इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, उत्तर में क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी। तीसरी बात हमने क्या देखी कि लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती जिनमें सिंधु नदी भी विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है, आपको पता भी होगा। यह नदियां गहरी घाटियों महाखंड का निर्माण करती है। ठीक है, जो नदियां होती है ये गहरी घाटियों का एवं महाखंड यानी गाज का निर्माण करती है। पांचवा बात हमने पढ़ा कि लद्दाख में अनेक हिमानी जैसे ग्रेगी हिमानी भी उपस्थित है। लद्दाख की ऊंचाई जो कारगिल में 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हैं ये लद्दाख क्षेत्र है जिसमें हमने देखा
ये जो जिला दर्रा, ये कारगिल यहाँ पे, ठीक है। और ये चीन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, ठीक है। यहाँ पे LAC जो है, LAC जो ये इस प्रकार से जो चीन के द्वारा, और ये POK है, ठीक है। यहाँ पे लद्दाख श्रेणी है, सिंधु नदी यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, जास्कर पहाड़ियाँ है। तो ये चीज़ें अभी आप एक बार देख लीजिएगा, इसको हम आगे भी बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। द क्लाइमेट हियर इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड। मतलब अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु जो होती है अत्यधिक शीतल होती है और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता से महसूस होती है, ठीक है। उस ऊंचाई पर जो होती है वायु की परत जो होती है वो पतली होती है, सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता से महसूस होती है। एट द हाइट द एयर लेयर इज थिनर ड्यू टू द विच द इंटेंसिटी ऑफ द हीट इज द फेल्ट। ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात का तापमान 0 -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जो दिन का तापमान होता है वो जो 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब जब बर्फ़ पिघलने लगती है, जब पानी पिघलने लगता है, जब बर्फ़ जमने लगनी, माफ़ कीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमकर बर्फ़ के रूप में रहता है। और बताया गया कि रात के समय में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए सैनिक किस प्रकार से यहाँ पे 24 घंटे पहरेदारी करते होंगे, कि यहाँ पे बताया गया कि रात के समय में जो टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। इट गेट्स आइसी कोल्ड इन विंटर, द टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट ऑल द टाइम बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है और यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है और मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। आपको पता होगा कि अगर कृषि करना चाहते हैं तो 50 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ जिस क्षेत्र में वर्षा होती है वह उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है कृषि के लिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या चीज़ पढ़ी है। देखिए, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु जो होती है वो अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है, ठीक है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जो होती है सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस हो सकती है। और हमने देखा कि दिन के समय वो जो तापमान रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के समय रहता है और माइनस अगर देखा जाए तो रात के समय का तापमान जो होता है वो -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बताया गया है कि यहाँ का जो तापमान होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है हर वक्त अगर बात किया जाए, ठीक है। यहाँ पर जो पानी जो वर्षा होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है, 10 डिग्री सेल्सियस प्रतिवर्ष होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। लद्दाख जो होता है, लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि, मतलब कि बर्फ़ों की भूमि। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय द्वीप है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है, ठीक है। चीरू एवं तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है, ठीक है। ये जो चीरू है ये क्या है, एक एंटीलोप विलुप्त प्राय जीव है जिसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब वनस्पति एवं जात प्राणी की जात के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि यह शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ पे जो वनस्पति जो पाई जाती है वह विरल माध्यम में बहुत कम ही मात्रा में पाई जाती है। द वेजिटेशन इज स्पार्स ड्यू टू द ड्राइनेस हियर। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर भी घास, छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ पर देखिए, हियर ग्रास एंड स्मॉल श्रब्स आर फाउंड समवेयर टू ग्रेज टू द एनिमल्स। घाटी में सरपत यानी विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। इन द वैली सरपत, विलो एंड पॉपुलर ग्रोव्स कैन बी सीन। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सेब, खुबानी, अखरोट और जैसे पेड़ जो होते हैं वो पल्लवित होते हैं। ट्रीज लाइक एप्पल्स, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स और फ्लोरियस इन समर। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड आर सीन इन लद्दाख। इनमें रॉबिन्स और रेडस्टार्ट, तिब्बती और स्नोकॉक और रेवेन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी है। अमंग देम रॉबिन, रेडस्टार्ट, टाइबटेन और स्नोकॉक, रेवेन, हूप आर कॉमन बर्ड्स फाउंड हियर। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी लद्दाख के पशुओं, जंगली बकरी, जंगली भेड़िया एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज माइग्रेटरी बर्ड्स और वाइल्ड गॉड्स, वाइल्ड वॉल्फ एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ डॉग्स फाउंड इन लद्दाख एनिमल। याक का दूध उपयोग के लिए पनीर, मक्खन बनाने के लिए होता है। याक मिक्स यूज टू द मेक चीज़ और बटर। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें जो कि यहाँ पे हमने एक ही पैराग्राफ में सब के बारे में समझ लिया है।
पूरे चाइना, माफ़ कीजिएगा, पूरे लद्दाख के बारे में जो समझ लिया हमने, क्या समझा, यहाँ का जो यहाँ शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, ठीक है, वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। और घाटी में जो है वो विशेष तौर पर अगर देखा जाए वनस्पति के रूप में तो सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। साथ ही साथ में इसमें रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बती स्नोकॉक और रेवेने हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। और इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़िया और विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। और भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए भी किया जाता है। ये चीज़ें आपको समझने का प्रयास करना है। क्रिकेट का जो सबसे अच्छा बल्ला होता है, वो सरपत यानी विलो के पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है। बेसिक चीज़ थी, आपको समझने का प्रयास करना है। बड़ा लाचार देखिए दर्रा जो है, मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। जो मनाली लेह जो राजमार्ग है, ठीक है, जहाँ पे हम सभी की दिली एक ख्वाहिश होती है कि हम एक क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, चलिए ठीक है, एक बाइक होती है यार, मैं उसका नाम ही भूल गया, फटफटैया होती है, मान लीजिए फटफटैया पर बैठ के दोस्तों के साथ में एक वो वाला सीन क्रिएट करना, दिल का दरिया वाला, इसके बाद ठीक है वो गाना चलाना। तो ये मनाली लेह दर्रा ही है, राजमार्ग ही है, जिसके माध्यम से हम बुलेट पे बैठ के दोस्तों के साथ मनाली लेह राजमार्ग पर शेयर करना, ठीक है, स्वर्ग के बराबर ही है वो चीज़ें, ठीक है। हल्के हल्के स्नोफॉल्स होते रहते हैं, ठीक है। आप गाने सुनिए किशोर कुमार के, स्पेशली अगर गाने हो तो डेफिनेटली वो मज़ा ही आ जाए। तो वो अलग बातें हैं, ठीक है। जब जाएंगे तो जाएंगे वहाँ पर, उसका ब्लॉग भी बनाएंगे, अपने चैनल पर भी डालेंगे, आप लोग भी देखेंगे, ठीक है, एंटरटेन भी होते रहेंगे। तो देखिए बेसिकली कहाँ बताया गया कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। एक तो रोहतांग ला, बारालाचा ला और लुगना लाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ़ के वो मार्ग से हटा दिया जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे इसको छोड़ करके जुलाई से सितंबर को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे हर महीने 12 महीने क्या होता है, यहाँ पे बर्फ़ ढकी रहती है। यहाँ पे जब बर्फ़ को हटाया जाता है तब जुलाई से सितंबर तक इसका मार्ग को खोला जाता है। मनाली लेह राजमार्ग जो होता है इसको खोलते हैं, तब वहाँ पे टूरिस्ट लोग जो है वहाँ पे घूमने जाते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लोगों के बारे में समझ लेते हैं, किस प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुस्लिम हैं या फिर बौद्ध होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल्स हियर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपनी परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिकसे एवं लायायूरू हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हैं, लेकिन परंपरागत गोम्पा के साथ में अगर स्थित बात किया जाए तो कई प्रकार के मठ जो है, हेमिस मठ हो गया, थिकसे मठ हो गया, से एवं लायायूरू मठ हो गया। इनफैक्ट मेनी बुद्धिस्ट monasteries are located in the Ladakh regions along with their traditionals. Gompa, some famous monasteries are Hemis, Thiske and Shi and Lairu, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर से एवं सलजम की खेती करते हैं। इन द समर द रेजिडेंट हियर कल्टिवेट बेयरली पोटैटो, पी, बीन्स एंड टर्निप्स, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो होते हैं वो जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं और यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं, ठीक है। यहाँ क्या बताया गया कि शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। द क्लाइमेट इज सो पेनफुल ड्यूरिंग द विंटर सीजन दैट पीपुल्स कीप देमसेल्व्स बिजी इन द रिलीजन्स rituals and the celebrations movements are very extremely diligent, ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी है। राजमार्ग फर्स्ट ए लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए है वो लेह को, लद्दाख लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी तक जोड़ता है, ठीक है। लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड द बाई रोड एंड एयर। नेशनल हाईवे फर्स्ट ए कनेक्टेड लेह टू कश्मीर वैली विया जोजिला पास, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं एक बार इसके बारे में कि यहाँ के लोग अधिकांश जो लोग होते हैं या तो मुस्लिम होते हैं या फिर बौद्ध होते हैं, ठीक है। पहली बात हमने देखी। वास्तव में लद्दाख में क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ एवं अपनी परंपरा गोम्फा के साथ स्थित है और कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिकसे एवं शे एवं लायूर जो है यहाँ के
प्रसिद्ध जो बौद्ध मठ के अंतर्गत आते हैं। बात करें तीसरी फैक्ट की, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो होते हैं वो आलू, जौ, मटर, सेम, जो सलजम की खेती करते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे आलू, जौ, मटर, सेम, सलजम की खेती करते हैं। अगला बात हमने देखा कि यहाँ पे जो शीत ऋतु होती है यहाँ पे बहुत कष्टकारी होती है, इसलिए यहाँ के लोग जो होते हैं धार्मिक अनुष्ठानों में अपने आप को बिजी रखते हैं, उत्सवों में व्यस्त रखते हैं और महिलाएं अत्यधिक यहाँ की परिश्रमी होती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति द्वारा जुड़ी होती है और राष्ट्रीय राजमार्ग जो फर्स्ट ए है वो लेह को जो जिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है, यहाँ के लोग जो है वो क्रियाकलाप पर्यटन, यहाँ का प्रमुख क्रियाकलाप पर्यटन है एवं देश विदेश के अनेक पर्यटन यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। ठीक है, द मेन एक्टिविटी हियर इज टूरिज्म, मेनी टूरिस्ट फ्रॉम अबॉर्ड कम हियर फॉर टूरिज्म, मतलब है टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है। लद्दाख में लोगों को शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। इन लद्दाख पीपुल हैव लर्न टू द कोऑर्डिनेट द बैलेंस विद द नेचर ओवर द सेंचुरीज। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से इनका उपयोग करते हैं एवं कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। ठीक है, ड्यू टू द स्कैरिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल दे यूज देम ओनली फॉर नेसेसरी एंड इकोनॉमिकली एंड डू नॉट वेस्ट एनीथिंग। तो ये बेसिक चीज़ें जो कि हमने आज पढ़ी है। देखिए, यहाँ के मुख्य क्रियाकलाप जो है वो पर्यटन है। ठीक है, अनेक पर्यटक यहाँ पे जो है घूमने के लिए आते हैं। लद्दाख में लोगों को शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण यहाँ पे आवश्यकता अनुसार यहाँ पे इनकी मित व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे जो होता है वो कम किया जाता है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लास 7th का जो NCERT था वो हमने खत्म कर दिया। वीडियो को पॉज मत कीजिएगा प्लीज़, अभी रुकिए। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास 6 का NCERT नहीं देखा, थोड़ी सी हमने यहाँ पे अगर इतना घंटे आपको दिए हैं पढ़ाने के लिए, खुद हम यहाँ पे आपके साथ इतने समय जुटे रहे हैं, तो डेफिनेटली 2 मिनट आपको लास्ट में सुनना चाहिए। मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर हो, ठीक है, अनअकैडमी का टीचर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट IAS का टीचर हो, कोई भी टीचर हो, ठीक है, आपको यूट्यूब पर अगर भी कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है या फिर कोई भी भाई बंधु समझ के आपको बता रहा है, तो आपको लास्ट में उसको सुनना चाहिए, क्योंकि वो लास्ट में अपने आपको रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको पढ़ाता है, वो ज्ञान देता है, लास्ट में अपने आपको जो रिप्रेजेंट करता है वो अपने बारे में बताता है कि क्या वो चाहता है, वो किस प्रकार से आगे की उसकी क्या योजनाएं होंगी, उसको सुनना चाहिए। ठीक है, एक बार आपको सिर्फ ये मेरे लिए नहीं अप्लाई होता है, ये सभी टीचरों के लिए अप्लाई होता है। तो देखिए, ये मैंने क्लास 7 का NCERT खत्म कर दिया। इसी प्रकार से हम क्लास 12 का NCERT खत्म करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी लंबा लेक्चर रहा हमारा। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे तक एक लेक्चर हम यहाँ पे लेते हैं, तो कोशिश करते हैं जो एक लेक्चर जो है 3-4 घंटे में खत्म हो जाए, 2-3 घंटे तक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं। अगर एक लाइक तो यार बनता है, क्योंकि आपको मोटिवेशन इससे हमको मिलता है। ठीक है, जितना लाइक्स आएंगे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अगले वीडियो के लिए हमें और संचय करना चाहिए। हो सकता है कुछ, अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे कन्फ्यूजन, डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसका PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे आप 6393621344 यानी व्हाट्सअप नंबर हमारा है, जो कि आप लोग डायरेक्टली हमसे मीटअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इसी रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे व्हाट्सअप पे हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि सभी को आपको जानकारी दें, और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग हमसे पर्सनली लाइफ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बेसिकली ये हमारा जो है ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इस पर हम फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आप ID पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से। अगर आप फॉलो करना चाहें तो कोई प्रेशराइज नहीं है, तो हम यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से। अगर कोई भी बात करनी हो तो आप यहाँ से मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार से हमारा जो सेशन है वो चलता रहेगा, और किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी होगी कि आप किसी प्रकार का संशय होगा, डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।